हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द इन्फिनिटी। मेरा नाम है तबरेज अहमद और मैं आपको बायो पढ़ाता हूँ। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा है जा करके जरूर देखें। उसमें हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया था। हमने उस लेक्चर के अंदर समझा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन को हमने देखा था और हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझा था। तो इस लेक्चर के अंदर हम उससे आगे की बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर की। तो डिहाइसेंस ऑफ एंथर क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर जो है हम पॉलन ग्रेन को रिलीज कर रहे होते हैं एंथर से। तो आपको पता है कि एंथर के अंदर जो है आपकी सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, फिर आपको एंडोथीसिया मिलेगी, फिर मिडिल लेयर मिलेगी और फिर टैपिटम मिलेगी। टैपिटम और मिडिल लेयर जो होती है वो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते समय डीजेनरेट हो जाती हैं और बाकी जो है मैच्योर एंथर के अंदर जो है आपको एपिडर्मिस एंड एंडोथीसिया देखने को मिलेगी। अब क्या होता है कि एंडोथीसिया जो है वो वाटर लूज करती है। अच्छा समझते हैं, इस पे हम देख करके आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन द वॉल ऑफ द एंथर। एंथर की वॉल में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मैंने आपको बताया डीजेनरेट हो जाती है मिडिल लेयर और टैपिटम फूड प्रोवाइड करते समय, और आपका एपिडर्मिस और एंडोथीसिया जो है एक मैच्योर एंथर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जो है जो पॉलन सैक्स होते हैं ना, वो पॉलन सैक जो है उनके बीच का जो टिश्यू होता है जो दोनों को सेपरेट करता है वो स्ट्राइल टिश्यू होता है, वो भी क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। उसके डीजेनरेट होने के बाद क्या बन जाएंगे, एक सिंगल पॉलन सैक, यानी जो दो पॉलन सैक थे, एक आपके एक जो बाइलूप था ना, एंथर जो होता है बाइलूप होता है, तो एक लूप के अंदर जो दो पॉलन सैक थे उसमें जो है वो आपके कंबाइन हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और एक सिंगल पॉलन सैक बचेगा। अब क्या होगा आगे कि जो एंडोथीसियम होती है वो वाटर को लूज करेगी और वाटर लूज करने से जो स्टोमियल सेल होती है, यानी जो स्टोमियम वाला रीजन होता है, हमने बात की थी कि इनर और रेडियल वॉल पर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है, इससे वो डेड हो जाती हैं। और इसके बाद जो है जिस रीजन के अंदर थिकनिंग नहीं होती है उसे हम स्टोमियम बोलते हैं। तो स्टोमियम के अंदर थिकनिंग नहीं है तो वो जो है वाटर को लूज करके जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी और जो है आपकी बाकी लेयर जो है, बाकी जो पोर्शन जो है एंडोथीसियम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो है एंडोथीसियम ब्रेक हो जाती है और डिहाइसेंस ऑफ द एंथर हो जाता है। ये मोस्टली ड्राई सीजन के अंदर होता है। ध्यान देना बच्चों, ये कब होगा, ड्राई सीजन के अंदर होगा। एंडोथीसिया वाटर लूज करेगी, इनर वॉल जो है वो रेडियल वॉल के अंदर जो है फाइब्रस थिकनिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इससे जो है स्टोमियल सेल क्या होती है, ब्रेक हो जाती हैं और डिहाइसेंस ऑफ एंथर हो जाता है। एंथर से जो है पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एंथर की। हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी जो है माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं कैलोज नाम के टिश्यू से। इसके बाद क्या होता है, कैलेज नाम का एंजाइम इनको ब्रेक करता है और माइक्रोस्पोर बनाता है। अब क्या होता है बच्चों, सॉरी बच्चों, हाँ, तो अब क्या होता है कि माइक्रोस्पोर जो था उसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस होगा उसके अंदर। सारे वैक्यूल्स क्या करेंगे, कंबाइन होकर के एक लार्जर वैक्यूल बनाएंगे और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन से जो होगा अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा। एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन मतलब अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन, यानी डिवाइड करके दो अनइक्वल न्यूक्लियस बनेंगे और इसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और आपकी दो सेल्स बन जाएंगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी और एक जनरेटिव सेल होगी। समझते हैं इसी को आगे हम। क्या होता है, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की पहली सेल कौन होती है, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को हम बोलते हैं। इन द बिगिनिंग क्या होता है, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इससे क्या होगा, दो अनइक्वल न्यूक्लियस बनेंगे, जो स्मॉलर न्यूक्लियस होगा जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाएगा, जो लार्जर न्यूक्लियस होगा उसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे। आगे क्या होगा बच्चों, साइटोकाइनेसिस होगी। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, दो अनइक्वल सेल्स बन जाएंगी। बड़ी वाली सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे और छोटी वाली सेल को हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। जनरेटिव सेल आगे चल के डिवाइड करेगी और मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है जब एनी पॉलन ग्रेन की रिलीज होती है, जब पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल होता है, तो उस समय जो है ये टू सेल्ड स्टेज के अंदर होता है।
एक आपकी सेल होगी जनरेटिव सेल और एक सेल होगी आपकी वेजिटेटिव सेल होगी। बट इन सम केसेस यानी 40% ऑफ केसेस के अंदर जो है 60% में क्या होगा, 2 सेल्ड स्टेज के अंदर पोलन ग्रेन रिलीज होता है, वेयर एज इन 40% केसेस जो है 3 सेल्ड स्टेज के अंदर। अब 3 सेल्ड स्टेज के अंदर क्या होगा कि जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस 2 आपका मेल गैमेट्स बना देगी, इससे क्या हो जाएंगी 3 सेल्ड स्टेज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। 2 सेल्ड स्टेज रिप्रेजेंट पार्शियली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट। जब पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है तो इसे हम पार्शियली मैच्योर गैमेटोफाइट बोलते हैं, बट इट इज ए मैच्योर पोलन ग्रेन। बट वो क्या होता है, एक मैच्योर पोलन ग्रेन होता है। और 3 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन को देखते हैं। आपको पता है जो है आपका पोलन ग्रेन, इसका डायमीटर जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होगा और ये जनरली स्फेरिकल शेप में दिखाई देगा। 2 लेयर्स होती हैं पोलन ग्रेन के अंदर। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसे हम एक्साइन बोलते हैं, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, और अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। समझते हैं पहले एक्साइन को। एक्साइन क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये रफ होगी, आपको नेचर में कैसे होगी, रफ होगी, थिक होगी, रिजिड होगी एंड ऑर्नामेंटेड, और ये सजी हुई होगी। ऑर्नामेंटेशन मतलब क्या होता है, सजावट। जैसे आप यहाँ देख रहे हो डायग्राम में, ये सारे क्या है, पोलन ग्रेन है, ये टॉफी नहीं है, काफी खूबसूरत लग रहे हैं, काफी ब्यूटीफुल हैं। तो पोलन ग्रेन जो है ये आपके काफी ब्यूटीफुल होते हैं, बाहर से काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, ये ऑर्नामेंटेड होते हैं। तो जो बाहर वाली लेयर होती है उसकी वजह से होता है, ये थिक होगी, रिजिड होगी और ऑर्नामेंटेड होगी। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। याद करो बच्चों, हमने पढ़ा था कि स्पोरोपोलिन की फॉर्मेशन कौन करता है, टैपिटम करता है। और जो स्पोरोपोलिन होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हाईली रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इसको डिग्रेड करने वाले अभी तक कोई बायोलॉजिकल एंजाइम हमें नहीं पता है। कुछ प्लेसेस पर जो होते हैं एंजाइम मिसिंग होती है और उन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। जैसे डायग्राम के अंदर यहाँ देखो, ये वाली पोजीशन, यहाँ पर क्या है, मिसिंग है एंजाइम, इसे हम जर्म पोर बोलेंगे। ये वाली पोजीशन देखो, जर्म पोर बोलेंगे इसे। ये वाली पोजीशन देखो, इसे भी हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर बोलेंगे। और ये बाहर वाली लेयर, ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये पूरी बाहर वाली लेयर क्या है, ये एंजाइम है। ठीक है ना। इंटाइन क्या होती है, थिन होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है। इनर टू द एंजाइम, एंजाइम के अंदर पाई जाएगी। ये मेड अप ऑफ पेक्टिन, पेक्टिन की बनी होगी और सेलुलोज की बनी होगी, या फिर हम इसे लिखते हैं पेक्टोसेलुलोज भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जो इंटाइन होती है, जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल स्ट्रक्चर के पास, अभी हम फीमेल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, तो जब फीमेल बॉडी के पास जो है, फीमेल स्ट्रक्चर के पास ट्रांसफर हो जाएगा तो जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। वो सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में जो आपकी इंटाइन होती है वही एज ए पोलन ट्यूब जो है जर्म पोर के थ्रू क्या करती है, बाहर जर्मिनेट करती है बच्चों। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम। पोलन ग्रेन कंटेन 2 अनइक्वल सेल, 2 अनइक्वल सेल होती हैं, ये हम जानते हैं। एक वेजिटेटिव सेल लार्जर सेल होती है, जनरेटिव सेल स्मॉलर सेल होती है। नोट में क्या लिखा हुआ बच्चों देखते हैं, नंबर ऑफ जर्म पोर वेरीज इन डिफरेंट प्लांट। अलग अलग प्लांट के अंदर नंबर ऑफ जर्म पोर क्या करते हैं, वेरी करते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट के अंदर जो है जर्म पोर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 जर्म पोर। एंड दिस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आर नोन एज ट्राइकॉल्पेट। और ऐसे पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन जब हम बात करते हैं मोनोकोट्स की, तो उसमें जो है आपको सिंगल जर्म पोर मिलेगा, तो ऐसे पोलन ग्रेन को हम मोनोकॉल्पेट बोलते हैं। तो 3 जर्म पोर ट्राइकॉल्पेट और जो है आपका सिंगल जर्म पोर तो मोनोकॉल्पेट बोलेंगे बच्चों। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को हम पैलेनोलॉजी बोलते हैं। पोलन ग्रेन जो है उसकी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है स्पोरोपोलिन की होती है, हाईली रेसिस्टेंट होती है। ये आपको काफी लंबे समय तक जो है डिग्रेड नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है हम पोलन ग्रेन की स्टडी करके कई सारे प्लांट्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम समझ सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैलेनोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, पैलेनोलॉजी बोलेंगे। अब क्या होता है बच्चों, कुछ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनके पोलन ग्रेन के बाहर कुछ ऑयली लेयर मिलेगी जो लिपिड्स या कैरोटिनॉइड्स की बनी होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, पोलन किट्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पोलन किट्स बोलते हैं।
मेजर काम इनका क्या होता है, ये आपका स्टिक करने में, अटैच होने में हेल्प करते हैं। जो पॉलन ग्रेन होती है उनकी विद इंसेक्ट के साथ अटैच होने में ये हेल्प करते हैं बच्चों। देखते हैं कुछ फैक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन को समझते हैं हम। तो पहले हम समझते हैं पॉलन एलर्जी को। तो पॉलन एलर्जी क्या होती है? अब क्या होता है, कुछ पॉलन ग्रेन जो होते हैं जब उसके कांटेक्ट में हम आते हैं तो हमें क्या होती है, एलर्जी होती है। एलर्जी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ओवर रिस्पॉन्स कर देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन एलर्जी बोलते हैं। तो पॉलन एलर्जी के अंदर बच्चों क्या होता है, इसमें आपका कुछ पॉलन ग्रेन जो एलर्जी कॉज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरो एलर्जन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, पार्थेनियम, इसका एक दूसरा नाम भी है क्या, कैरेट ग्रास या सिनोपोडियम या अमरैंथस। अब पार्थेनियम जो होता है ये वीट के साथ जो है कंटामिनेंट विद वीट, जब हमने बाहर से, हमारी कंट्री के अंदर जब वीट की कमी थी तो हमने बाहर से वीट इंपोर्ट किया, उसी इंपोर्टेड वीट के साथ जो है इंडिया के अंदर आया था। तो ये जो है मेजर कॉज होता है हमारे इंडिया के अंदर जो है पॉलन एलर्जी का। ठीक है ना बच्चों। पॉलन एलर्जी जो है इसके अंदर कई सारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक अस्थमा हो सकता है एंड ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ देखो आपको पॉलन एलर्जी का है, जैसे पॉलन ग्रेन के पास जाओगे आंखों से आंसू आने लगेंगे, छींक आने लगेगी, स्नीजिंग होगी, तो ये क्या होता है, पॉलन एलर्जी होती है, एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है ना बच्चों। आगे हम बात करते हैं बच्चों पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन प्रोडक्ट क्या होता है, देखो पॉलन ग्रेन जो होता है रिच इन न्यूट्रिएंट, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है। अब कुछ लोग जो है इसका कैसे यूज करते हैं, एज ए फूड सप्लीमेंट। मैंने बोला बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, तो बहुत सारे लोग क्या है इसका एज ए फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, टेबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में, जो है हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए या परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं, या रेस हॉर्सेस को दिया जाता है। तो ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसका इस्तेमाल हम टेबलेट या सिरप या फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है बी पॉलन, ये क्या है, टेबलेट के फॉर्म में है, यहाँ आपको सिरप भी दिख रहे हैं। तो ये सब जो है पॉलन प्रोडक्ट हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे एज ए एनर्जी सोर्स, एज ए फूड प्रोडक्ट या फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉलन वायबिलिटी। ये क्या होता है, द पीरियड फॉर विच पॉलन रिटेन्स द एबिलिटी टू जर्मिनेट। अब पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई है, उसकी फॉर्मेशन के बाद, डिस्पर्सल के बाद वो कितनी देर तक सरवाइव करेगा, कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है कि वो जर्मिनेट हो जाए। एक टाइम पीरियड जब तक वो जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पॉलन वायबिलिटी बोलते हैं। यानी वो टाइम पीरियड जब तक एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकता है, उसी टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, पॉलन वायबिलिटी बोलेंगे। इट इज हाईली वेरिएबल, ये बहुत ज्यादा वेरिएबल हो सकता है, चेंज होता है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। ये क्या करेगा, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी में आपका मेंशन है राइस एंड व्हीट की वायबिलिटी बात करें तो कितनी होती है, 30 मिनट्स होती है, आपको ध्यान रखना है। तो राइस एंड व्हीट की पॉलन वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट तक होती है, 30 मिनट तक होती है। 30 मिनट के अंदर वो जर्मिनेट नहीं करेंगे तो उसके बाद वो जर्मिनेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो। जैसे हम बात करें लेगुमिनेसी या सोलेनेसी प्लांट की बात करें या रोजेसी प्लांट की बात करें, ये फैमिली है आपकी, इसके अंदर वायबिलिटी जो होती है अबाउट 1 मंथ तक होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया वायबिलिटी जो होती है पॉलन की वो क्या करती है, अलग अलग प्लांट के अंदर वेरी कर सकती है। आगे देखते हैं लार्जेस्ट पॉलन जो होता है किसका होता है, मिराबिलिस का होता है, और स्मॉलेस्ट पॉलन किसका मिलेगा आपको, मायोसोटिस का मिलेगा, और लॉन्गेस्ट पॉलन आपको किसका मिलेगा, जोस्टेरा का मिलेगा। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलन बैंक क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन को अगर हमें एक लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो हम क्या करते हैं, उसे लिक्विड नाइट्रोजन पर -192 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक। लाइक सीड बैंक होते हैं ना, हम सीड को स्टोर कर लेते हैं, वैसे ही अगर हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -192 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक बोलते हैं। पिस्टिल द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पूरी तरह से समझ लिया। अभी तक हमने पॉलन ग्रेन को समझ लिया है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी स्ट्रक्चर को समझ लिया है, और पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ फैक्ट भी समझ लिए। अब बारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो बात करते हैं पिस्टिल की। गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको पता है जब कई सारे पिस्टिल के ग्रुप की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, गायनोसियम बोलते हैं। यानी यूनिट ऑफ गायनोसियम क्या होती है, पिस्टिल या कार्पेल होगी।
कार्पेल को हम एक और नाम से जानते हैं मेगा स्पोरोफिल, और ऐसे ही हम जो है स्टेमेन को भी एक और नाम से जानते हैं माइक्रो स्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो कार्पेल जो होता है उसे हम मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं, और गाइनोसियम जो है ये दो तरह का हो सकता है, मोनोकार्पेलरी। अब देखो मोनोकार्पेलरी मतलब एक सिंगल कार्पेल होगा, अगर क्या है एक सिंगल कार्पेल है तो हम क्या बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, कंसिस्ट ओनली वन कार्पेल, केवल एक ही और कार्पेल होगा। और मल्टी कार्पेलरी यानी एक से ज्यादा कार्पेल होंगे तो क्या हो जाएगा मल्टी कार्पेलरी। अब जब मल्टी कार्पेलरी की सिचुएशन आएगी तो दो तरह की आ सकती है, एक होती है एपोकार्पस और एक होती है सिंकार्पस। एपोकार्पस का मतलब अगर कई सारे हैं कार्पेल और अगर सारे के सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्री हैं तो उसे हम बोलते हैं एपोकार्पस। जैसे रोज के अंदर मिलेगा आपको, लोटस के अंदर मिलेगा आपको, और माइकेलिया के अंदर आपको मिलेगा। जैसे यहाँ देखो आपको ये सारे के सारे क्या हैं कार्पेल हैं जो क्या हैं फ्री हैं, ये कार्पल क्या है फ्री है एक दूसरे से। वेयर सिंकार्पस जब सारे के सारे कार्पल क्या होते हैं एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं सिंकार्पस बोलते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें पेपेवर सोमनिफेरम पॉपी प्लांट इसे हम बोलते हैं, इसके बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर जो है इससे ड्रग्स ऑब्टेन की जाती है। हिबिस्कस के अंदर आपको मिलेगा फ्यूज्ड। जैसे यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ओवरी सारी की सारी क्या है फ्यूज्ड है, यहाँ आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जबकि यहाँ देखो स्टिग्मा सबकी क्या दिख रही है सेपरेट सेपरेट दिख रही है, आकर देखो यहाँ कंबाइन हो गई। और यहाँ देखो ओवरी क्या है सबकी फ्यूज्ड है, तो ये क्या है फ्यूज्ड है सिंकार्पस बोलेंगे। अगर कार्पेल सारे के सारे फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है सिंकार्पस, और अगर जो है फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे एपोकार्पस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम कार्पेल। कार्पेल डिफरेंशिएट इनटू 3 रीजन। कार्पेल को हम 3 रीजन के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 रीजन कौन से होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बच्चों हम पहले बात करते हैं स्टिग्मा। फ्री एंड ऑफ कार्पेल दैट सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। ये सबसे अपर मोस्ट वाला पोर्शन होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस पर जो है पोलन ग्रेन की लैंडिंग होती है। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन कहां लैंड करता है इसी स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। अब स्टिग्मा का एक और काम क्या होता है ये कॉम्पैटिबिलिटी और इनकॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो इससे क्या हुआ कि पॉलिनेशन हो रहा है। अब इंसेक्ट को थोड़ी पता है कि अगर रोज का प्लांट है तो इसे उसी प्लांट के ऊपर ले जाकर के पोलन ग्रेन को छोड़ना है, अगर जो है आपका माइकेलिया का प्लांट है तो माइकेलिया पे ले जाकर छोड़ना है, यानी कौन सा प्लांट है उसी सेम प्लांट स्पीसीज की प्लांट के ऊपर ले जाकर के पोलन ग्रेन को छोड़ना है। ये तो इंसेक्ट को या पॉलिनेटिंग एजेंट को तो नहीं पता है ना। तो क्या होता है स्टिग्मा के पास कुछ केमिकल्स होंगे जो ये आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बीच कुछ केमिकल डायलॉग होंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन आया है ये क्या हमारी स्पीसीज का है या नहीं है। अगर सेम स्पीसीज का हुआ तो क्या होगा आगे पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होगा, अगर सेम स्पीसीज का नहीं हुआ तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है सेम स्पीसीज का होना, इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब डिफरेंट स्पीसीज का होना, इनकॉम्पैटिबल होना, ठीक है ना। तो कॉम्पैटिबिलिटी और इनकॉम्पैटिबिलिटी को कौन टेस्ट करता है स्टिग्मा टेस्ट करता है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं बच्चों स्टाइल। स्टाइल क्या होता है लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवरी। ये देखो ये आपका ये वाला पोर्शन पूरा था स्टिग्मा, और स्टिग्मा और ये नीचे वाला पोर्शन क्या ओवरी। इस स्वैलन पार्ट को क्या करता है कनेक्ट करने वाली ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल क्या होती है लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, इट कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी। ये क्या करती है स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है बच्चों। और अगली स्ट्रक्चर क्या होती है ओवरी। सबसे लास्ट पार्ट होता है बेसल स्वैलन पार्ट, ये स्वैलन होता है और ओवरी के अंदर जो कैविटी पाई जाती है जो स्पेस पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं लोक्यूल बोलते हैं। तो ओवरी के कैविटी को हम क्या बोलते हैं लोक्यूल बोलते हैं। ये स्वैलन पार्ट ऑफ द कार्पेल होता है, लोअर मोस्ट पोजिशन पर पाया जाता है। इट हैज ओव्यूल, इसके अंदर क्या होंगे ओव्यूल होंगे बेरिंग पैरेन्काइमेटस कुशन कॉल्ड प्लेसेंटा। अभी आगे हम देखते हैं बच्चों प्लेसेंटा क्या होता है। देखो ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर अटैच होता है थ्रू एक कुशन थ्रू एक टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। अब ओव्यूल जो होता है ये बाद में जो है आगे चल करके सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम जो है ये आपका आगे चल के क्या हो जाएगा सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आगे हम पढ़ेंगे भी।
तो वन ओवरी, एक ओवरी के अंदर जो है एक ओव्यूल हो सकता है। अगर एक ओव्यूल है, जैसे एग्जांपल में हम व्हीट की बात करें, पैडी की बात करें, मैंगो के अंदर बात करें, तो वन ओव्यूल है। ये सिंपल सी बात है। अगर किसी जो है फ्रूट के अंदर आपको एक सिंगल सीड मिलती है, मतलब एक ओव्यूल रहा होगा। मल्टीपल सीड मिलती है, मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स रहे, क्योंकि मैंने बताया आपको ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। तो आपको अगर फ्रूट के अंदर क्या दिख रहे हैं, मल्टीपल सीड दिख रहे हैं, मतलब मल्टीपल ओव्यूल थे। अगर आपको क्या दिख रहे हैं, सिंगल सीड दिख रही है, तो क्या थे वहां पर, एक सिंगल ओव्यूल था। अगर सेवरल ओव्यूल्स है, यानी एक से ज्यादा ओव्यूल्स हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या होंगे, पपैया हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा, ऑर्किड्स हो जाएगी। ये सब क्या हो जाएंगे, ओव्यूल्स के एग्जांपल हो जाएंगे, जहां पर मल्टीपल ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, इस डायग्राम को समझते हैं। देखो, ये आपका मटर आपने जरूर देखा होगा। तो मटर के अंदर आपने देखा होगा, ये तो पूरा मटर का सीड हो गया। जैसे ये वाला पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये तो आपका क्या है, मटर की पूरी सीड है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद इस सीड के अंदर देखो, ये जो बीच में स्पेस दिख रही है, ये पूरी स्पेस जो दिख रही है, ये आपके क्या है, ओवेरियन कैविटी है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। और ये बाहर वाली वॉल जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी वॉल बोलते हैं। ये आपने मटर का पौधा तो देखा है सिंपली। तो बाहर की जो कवरिंग होती है क्या है, ओवरी वॉल है। ये अंदर वाला पोर्शन जो ब्लैंक स्पेस है, ये लोक्यूल बोलते हैं। ये तो आपकी सीड है, सीड को आप आइडेंटिफाई कर। अब देखो, सीड जो है कनेक्टेड होती है इस ओवरी के साथ, और इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो जो अभी हम बात कर रहे थे प्लेसेंटा की, वो आप समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। ऑल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम, इसे हम मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। एक एक करके हम चीजों को देखते हैं बच्चों। तो इट अकर्स इनसाइड ओवरी, ये कहां पाया जाता है, यानी ओव्यूल कहां पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है। एंड अटैच विद द पैरेन्काइमेटस कुशन कॉल्ड प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, ये ओवरी से अटैच होता है। ओव्यूल इज अटैच विद द प्लेसेंटा विद ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल्स और फ्यूनिकुलस। अब मेरी बात समझ लो, प्लेसेंटा क्या था, अटैचमेंट था। अब जो है, जो प्लेसेंटा क्या अटैचमेंट, देखो यहां देखो, बात समझो मेरी। मान लिया ये जो थी, ये आपकी ओवरी की वॉल थी। अब इस ओवरी की वॉल से जो अटैचमेंट है, ये क्या है, प्लेसेंटा है। बट प्लेसेंटा से, यानी ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जाकर के अटैच हुआ है। तो जिस स्टॉक के थ्रू जाकर के प्लेसेंटा से वो अटैच होता है, उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं या फ्यूनिकुलस। तो ये वाला स्टॉक दिख रहा है आपको, इस स्टॉक के थ्रू क्या है आकर के ये अटैच हुआ, इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल बोलते हैं। तो क्या हुआ कि ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से एक स्टॉक के थ्रू अटैच्ड होता है, उस स्टॉक को हम फ्यूनिकल बोलते हैं। और प्लेसेंटा जो होता है ओव्यूल और जो है आपका क्या नाम है, ओवरी की वॉल के साथ अटैचमेंट होता है। ठीक है ना। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द फ्यूनिकल्स इज कॉल्ड हाइलम। फ्यूनिकल वह पॉइंट जहां पर फ्यूनिकल जो होता है वो ओव्यूल के साथ अटैच होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलम बोलते हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये वाला क्या है, देखो ये यहां तक फ्यूनिकल था, अब ये फ्यूनिकल क्या है, ये इस पॉइंट पर क्या है, अटैच्ड है। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां से जो है फ्यूनिकल से अटैच होता है ओव्यूल, उसी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। तो आपको जो है एक बार मैं इसे, एक मिनट, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट क्या है, हाइलम है। ठीक है ना बच्चों। तो हाइलम क्या है समझ गए, फ्यूनिकल का वो पॉइंट जो ओवरी से, जो ओव्यूल से अटैच्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ठीक है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द फ्यूनिकल्स इज कॉल्ड हाइलम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्यूनिकल्स इज फ्यूज्ड विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल बियॉन्ड द हाइलम एंड इट गिव राइज द लॉन्गिट्यूडनल रिज कॉल्ड रेफी। अब देखो, आप देख रहे होगे कि ये बाहर से जो है, ये पूरा जो है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर चल रही है, जो क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज नीचे की तरफ झुकी हुई हो, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है हमें कुछ चाहिए ना, क्योंकि अदरवाइज वो नीचे की तरफ क्या हो, बेंड हो जाएगी। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो फ्यूनिकल्स होता है, उसमें जो होता है एक स्ट्रक्चर जो है बियॉन्ड द हाइलम, हाइलम के उधर भी क्या करती है, एक्सटेंड करती है। तो ये देखो एक्सटेंड करके क्या हुई है, हाइलम के यहाँ तक पूरा ये एक्सटेंड हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर एक्सटेंड की है बियॉन्ड द हाइलम, इसे हम क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। और रेफे क्या करती है, ओव्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ताकि ओव्यूल जो है बेंड ना हो जाए। ठीक है ना। द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की जो मेन बॉडी होती है, कंसिस्ट मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। ओव्यूल की बॉडी के अंदर जो है
पैरेन्काइमा सेल्स का क्या होगा, मास होगा, रिजर्व फूड मटेरियल जिसके अंदर होते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये आपको डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। यहाँ पर न्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट में स्टोर्ड होता है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप। न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज्यादा एनवेलप हो सकते हैं। अब देखो न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी, कवरिंग होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक कवरिंग है पहले दिख रही है और दूसरी कवरिंग है बाहर दिख रही है। तो कितनी कवरिंग है, 2 कवरिंग है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है ना। अभी हम आगे देखेंगे भी। तो इंटेगुमेंट क्या होता है, कवरिंग होती है न्यूक्लियस के बाहर, प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं। कुछ पोजीशन पर इंटेगुमेंट जो होता है मिसिंग होता है, जहां पर एक छोटे से पोर की फॉर्मेशन हो जाती है, और उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। देखो यहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं है, ये पोजीशन क्या होती है आपकी, माइक्रोपाइल होती है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेगुमेंट। अब देखो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला एंड क्या होता है, शैलजा होता है, ध्यान रखना। तो द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट जो है जहां से ओरिजिनेट होता है, जहां से शुरू होता है, जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला एंड क्या हो जाएगा, शैलजा हो जाएगा। आप आसान तरीके से ध्यान रखना कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला एंड क्या होता है, शैलजा होता है। एक बार डायग्राम में हम फिर से समझते हैं। देखो बच्चों, पहली चीज हम बात करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, यानी एक मास ऑफ सेल मिलेगा सबसे अंदर की तरफ। वो मास ऑफ सेल क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट जो है स्टोर्ड होता है, ताकि जो है डेवलपिंग जो है मेगास्पोर जो होता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकें। तो उस मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं बच्चों। न्यूक्लियस के बाहर जो होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये 1, 2 और 3 भी हो सकते हैं और कुछ मिसिंग भी हो सकता है। इसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं, ये आपकी एंटीपोडल सेल हम आगे समझेंगे, सेंट्रल सेल को भी आगे समझेंगे और एम्ब्रायोसाइट को भी आगे हम देखेंगे। इसमें कोई एक सेल को भी आगे समझेंगे, इसमें परेशान मत होना अभी। अब आगे देखते हैं रेफी। रेफी क्या होता है कि अच्छा, इंटेगुमेंट जो होता है कुछ पोजीशन पर मिसिंग होता है। जिस पोजीशन पर इंटेगुमेंट मिसिंग होता है, इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है, उसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। और माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट वाला एंड क्या होता है बच्चों, शैलजा होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो होता है ओवरी वॉल से अटैच होता है थ्रू ए स्टॉक, एक स्टॉक के थ्रू अटैच होता है। उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। और फ्यूनिकल जो होता है जिस पॉइंट पर ओव्यूल से अटैच होता है उसे हम हाइलम बोलते हैं। और जो है आपका फिर जो है आगे हम बात करते हैं, जो फ्यूनिकल होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी जो बियॉन्ड द हाइलम क्या करती है, एक्सटेंड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ओव्यूल को। उसे हम क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, रेफे बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, तो ये उल्टा बना रखा है। ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का कि ये क्या है, डायग्राम उल्टा बना रखा है। हाइलम समझ लिया हमने क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये। तो ये पूरा का पूरा जो है देखो, ये पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। इधर वाला पूरा क्या है, ये फ्यूनिकल है, और ये जहां पर अटैच्ड हुआ ये क्या है, आपका हाइलम है। माइक्रोपाइल ओपन वाला एंड है, और उसके बाद आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, यानी 2 इंटेगुमेंट मिलेंगे। उसके बाद आपको न्यूक्लियस मिलेंगे अंदर, और फिर आपको एम्ब्रायोसाइट मिलेगी। एम्ब्रायोसाइट को हम आगे समझेंगे भी। और माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला एंड क्या हो जाएगा, शैलजा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात करते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे हो, एक एक करके हम सबको समझते हैं, देखते हैं। तो पहला क्या है, ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल, यानी सबसे पहला ओव्यूल। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ये किसके बेस पे कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोपाइल, शैलजा और फ्यूनिकल्स, यानी फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और शैलजा की अरेंजमेंट कैसी है उसके बेस पर हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल को क्लासिफाई कर रखा है। पहला होता है ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस, ये एट्रोपस में क्या होता है, माइक्रोपाइल, शैलजा और हाइलम इन स्ट्रेट लाइन, तीनों क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज होंगे। इसे हम स्ट्रेट या अपराइट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका पाइपर और पॉलीगोनम होता है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनना, देखो ये है ओपनिंग। अब तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ये देखो ये वाला पोजीशन देखो, अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, माइक्रोपाइल है। मैं एम से लिख दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इसे लो, मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया।
ये क्या है हमारा, माइक्रोपाइल है। अब इधर देखो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला एंड क्या होता है, शैलजा होता है। और ये जो है ये वाला पॉइंट क्या है आपका, फ्यूनिकल्स है। तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस भी बोलते हैं, स्ट्रेट या अपराइट भी बोलते हैं। अगला देखते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस इट इज मोस्ट कॉमन ओव्यूल, ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है ना। बॉडी ऑफ ओव्यूल कंप्लीटली टर्न एट 180 डिग्री, पूरी तरह से क्या होती है, 180 डिग्री पर टर्न हो जाती है। जैसे देखो ये था ना, इसको पूरा रोटेट कर दिया 180 डिग्री पर, तो ये क्या बन गया आपका, एनाट्रोपस ओव्यूल बन गया। यहाँ देखो माइक्रोपाइल, इसको अभी हमने समझा, ये माइक्रोपाइल, ये आपका फ्यूनिकल्स है, ये क्या है, चैलजा है, तो ये क्या है, एनाट्रोपस। मोस्ट कॉमन टाइप होता है सोलेनसी, मेलवेसी, ये सारी फैमिली के अंदर ये मिलेगा आपको। आगे समझते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस के अंदर क्या होता है, बॉडी एंड एम्ब्रायोसाइक आर कर्व, बॉडी और एम्ब्रायोसाइक दोनों क्या होगी, कर्व होगी। देखो ये पूरी क्या है, ओव्यूल की बॉडी है, ये भी कैसी दिख रही है आपको, कर्व दिख रही है। और साथ में साथ देखो ध्यान से, एम्ब्रायोसाइक की जो बीच वाला दिख रहा है ये भी क्या है, कर्व है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूल के साथ साथ एम्ब्रायोसाइक भी क्या होगी, कर्व होगी। हॉर्स शू शेप दिखाई देता है मिराबिलिस और पॉपी यानी पेपर सोमनीफेरम प्लांट्स के अंदर ये मिलेगा आपको देखने में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, हेमी एनाट्रोपस या हेमीट्रोपस ओव्यूल की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल की बच्चों, तो हेमीट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, हाफ इन्वर्टेड एंड द बॉडी एट राइट एंगल विद द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के साथ क्या होती है बॉडी, राइट एंगल पे। देखो ये वाला पोर्शन क्या है, फ्यूनिकल है, ये क्या है, माइक्रोपाइल है, और ये वाला पोजीशन क्या है, चैलजा है। अब देखो ये पूरी बॉडी, ये आपकी पूरी बॉडी है, और ये कैसे है, फ्यूनिकल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रखा है, ठीक है ना। एग्जांपल पायरिमुला, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है बच्चों, बॉडी कर्व होती है। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होगा, बॉडी कर्व होगी। देखो कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर यहाँ क्या होगी, पूरी बॉडी कर्व है, लेकिन याद रखना एम्फीट्रोपस के अंदर एम्ब्रायोसैक भी कर्व था, यहाँ एम्ब्रायोसैक कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, ये डिफरेंस है। एम्ब्रायोसैक रिमेन्स स्ट्रेट। एग्जांपल क्या होगा, लिगुमिनेसी फैमिली के अंदर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और, सरसाइनोट्रोपस। सरसाइनोट्रोपस के अंदर क्या होता है, फ्यूनिकल क्वाइल्ड अराउंड द ओव्यूल। ये देखो फ्यूनिकल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ओव्यूल को चारों तरफ से कवर कर लेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सरसाइनोट्रोपस बोलते हैं। एग्जांपल जो है कहाँ मिलेगा, ओप्यून्टिया के अंदर मिलेगा। तो ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल हमने समझा है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल बेस्ड ऑन द इंटेगुमेंट। मैंने आपको बताया था इंटेगुमेंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, या फिर तीन हो सकता है, या फिर एब्सेंट हो सकता है। तो इंटेगुमेंट क्या हो सकता है, यूनिटेगमिक हो सकता है, दो हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है। तो उसके बेस पर हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तो बेस्ड ऑन द इंटेगुमेंट यूनिटेगमिक होगा, सिंगल इंटेगुमेंट अगर प्रेजेंट है तो यूनिटेगमिक बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के अंदर ये पाया जाएगा आपका यूनिटेगमिक। बाइटेगमिक बात करें, दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर मिलेगा आपको बाइटेगमिक। और एटेगमिक, नो इंटेगुमेंट, कोई भी इंटेगुमेंट नहीं होगा आपका सेंटिलम और लोरेंथस के अंदर आपको ये मिलेगा एटेगमिक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की डेवलपमेंट को हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि न्यूसेलस डेवलप फ्रॉम प्लेसेंटा एज ए स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। अब क्या था, हमने समझा था प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा से क्या होगी, स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होगी। इस आउटग्रोथ के अंदर बहुत सारी क्या होंगे, न्यूसेलस सेल्स होंगी। और उन न्यूसेलस सेल के अंदर क्या होगी, मास ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय एपिडर्मिस, वो सारी की सारी एपिडर्मिस से बाहर से सराउंडेड होंगी। उसमें से एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मल सेल में से कोई एक सेल जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी अपनी साइज को, और उसे हम आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं। याद आया नाम, ये पहले भी हमने पढ़ा है। तो आर्किस्पोरियल सेल क्या होगी, डिवाइड करके क्या करेगी, प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगी। तो दो तरह के सेल बन जाएंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। फिर बाद में क्या होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल से आउटर प्राइमरी वॉल्स यानी बाहर की सारी लेयर्स डेवलप हो जाएंगी, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हो जाएंगे। क्या होगा, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल डेवलप हो जाएंगी। वहां पर हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोर मदर सेल की, जब हम स्टैमेन की बात करते थे
यहाँ पर क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल की बात करेंगे जब हम फीमेल के अंदर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसाइट। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो माइक्रोपाइलर एंड है, समझ लिया हमने माइक्रोपाइल क्या होता है। तो माइक्रोपाइल की तरफ वाला हिस्सा जो है माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या है, न्यूक्लियस सेल्स हैं सारी के सारी, और मेगास्पोर मदर सेल है। अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है बच्चों। यहां से क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद क्या होंगे, 4 सेल बन जाएंगे। मियोसिस के बाद क्या होगा, 4 सेल बन जाएंगे। तो यहां देखो आपको कंप्लीट 4 सेल दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 और 4, जैसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो क्या हुआ बच्चों कि पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस सेल थी, उसमें से कुछ सेल जो है प्रोमिनेंट हुई, आर्किस्पोरियल सेल बोला, उसमें से जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने मेगास्पोर मदर सेल को बनाया, और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस हुआ, तो मेगास्पोर डायड बना, और वापस से मियोसिस होगा। आपको पता है 4 सेल बनती है, टोटल 4 सेल बन गई, 1 2 3 और 4, जैसे हमने क्या बोला, मेगास्पोर टेट्राड बोला। अब इसमें से क्या होता है, 3 सेल डीजनरेट हो जाती है। इनमें से क्या होगा बच्चों, 3 सेल डीजनरेट कर जाएंगी। अब 3 सेल जो डीजनरेट कर गई, बची हुई 1 सेल जो है आगे बढ़ती है। अब इसमें क्या होता है, 3 सेल क्या हुई बच्चों, डीजनरेट हो गई, 1 सेल जो है बची जो थी वो अपने साइज को क्या करेगी, इनिशियली में इंक्रीज करेगी, और साइज को इंक्रीज करने के बाद क्या कर लेंगी, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेगी। और न्यूक्लियस को डिवाइड करके क्या हो जाएगा, जैसे यहां से देखो न्यूक्लियस को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद उन्होंने 2 न्यूक्लियस बना दिया। दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, अपोजिट पोल की तरफ अरेंज हो जाएंगे, और अपोजिट पोल की तरफ अरेंज होने के बाद फिर से एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं हम इसे। तो न्यूक्लियस का डिवीजन एक बार फिर से हुआ, तो 2 सेल ऊपर बन गई और 2 सेल फिर से नीचे होगी, और फिर से क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, और फिर से क्या हो जाएगा, 4 सेल ऊपर हो जाएंगे टोटल, और 4 सेल नीचे हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि पहले 4 सेल बनी, यानी 4 मेगास्पोर बने, उनमें से 3 डीजनरेट हो गए, और 3 डीजनरेट होने के बाद एक जो बचा उसने अपनी साइज को इंक्रीज किया, और उसके बाद उसका न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, अपोजिट साइड में चले गए, फिर से उनके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, और टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए, और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई, और जो है सेल अरेंज हो गई। इसमें से क्या होता है, 4 ऊपर से 4 नीचे, तो एक न्यूक्लियस इसमें से बीच में मूव करके चला आएगा, और यहाँ से एक कहाँ जाएगा, बीच में मूव करके चला आएगा। इसे हम पोलर न्यूक्लियाई बोल देंगे। फ्यूज नहीं होते हैं, इसे हम n+n लिखते हैं। ध्यान रखना बच्चों, अगर ये फ्यूज हो जाते तो इसे हम डायरेक्टली 2n लिख देते, बट ये फ्यूज नहीं होते हैं, तो इसे हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसे हम पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, और सेल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। ऊपर की तरफ जो होंगी वहां पर क्या होंगे, 3 न्यूक्लियस बचे थे, साइटोकाइनेसिस होगी, और उसमें जो है आपको एक जो होगी लार्जर साइज की एक सेल हो जाएगी, और एक क्या बन जाएगी, आपकी सिनर्जिड सेल बन जाएगी। एक सेल बन गई और 2 क्या बन गई, सिनर्जिड सेल बन गई। दूसरी तरफ जो है आपका 3 आपकी न्यूक्लियस और थे, यहाँ पर भी साइटोकाइनेसिस होगा, और 3 क्या बन जाएंगी, एंटीपोडल सेल बन जाएंगी। जब हम एक मैच्योर एम्ब्रायोसाइट को देखेंगे तो चैलेजल एंड की तरफ आपको क्या मिलेंगे, 3 एंटीपोडल सेल मिलेंगी, और बीच में जो है आपको सेंटर में एक आपको क्या मिलेगा, पोलर न्यूक्लियाई विद सेंट्रल सेल मिलेगा, और आपको नीचे की तरफ जो है आपको क्या मिलेंगे, 2 सिनर्जिड सेल और फिलीफॉर्म मिलेगा, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, सिनर्जिड सेल में नीचे की तरफ जो है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। ये जो होती हैं, जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को, ग्रोथ को क्या करती हैं, गाइड करती हैं, ठीक है ना। और आपको क्या मिलेगा, एक एग सेल मिलेगी। अच्छा, एग सेल और सिनर्जिड सेल दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब समझते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, यानी जो हमने समझा था इसे हमने वर्ड में लिखा हुआ, इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी एम्ब्रायोसाइट की डेवलपमेंट को हम फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, एंड मेगास्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल क्या होंगी, मियोसिस के अंदर जाएंगे, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, और फिर क्या होता है, ये लीनियर टेट्राड बनाते हैं, और लोअर ऑफ द चैलेजा एंड माइक्रो मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल। अब क्या कह रहा है, आउट ऑफ 4 लीनियर टेट्राड, यानी 4 थे, 4 में से मेगास्पोर जो कहाँ होता है, चैलेजल एंड की तरफ होता है, वो क्या हो जाता है, मोस्टली, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा चैलेजल एंड वाला फंक्शनल हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या होता है, चैलेजल एंड की तरफ जो होता है वो मेगास्पोर फंक्शनल होता है, और रेस्ट 3 क्या हो जाते हैं,
डीजनरेट हो जाते हैं। आगे क्या होगा, मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन होता है, मेगास्पोर होता है। अब क्या होगा, फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो इन साइज एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये साइज में बढ़ेगा और न्यूट्रिशन कहां से ऑब्टेन करेगा, न्यूक्लियस सेल से ऑब्टेन करेगा। अब क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, या सिंपली मैं बोलूं कैरियोकाइनेसिस, यानी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा होता इस समय, और दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस करते हैं अपोजिट साइड में मूव करके चले जाएंगे, दोनों पोल पर अलग अलग चले जाएंगे और फिर वहां डिवाइड करेंगे ट्वाइस, यानी 2 बार डिवाइड करेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ, टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, आउट ऑफ 4 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ से और एक न्यूक्लियस जो है नीचे की तरफ से मूव करके कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे और सेंट्रल सेल बोलेंगे, ठीक है ना। रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो होता है उनके अंदर सेल वॉल सराउंड हो जाएगी, यानी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगी, 6 नई सेल बन जाएंगी। 3 सेल्स टुवर्ड द माइक्रोपाइल, जो 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती है, उनमें से जो लार्जर सेल होती है उसे हम एग सेल बोलते हैं, और रेस्ट 2 सेल को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल बोलते हैं। द सेल टुवर्ड द चैलेजा, चैलेजा की तरफ जो सेल होती है उसे हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। दीज आर न्यूट्रिटिव इन नेचर, और जो आपकी एंटीपोडल सेल होती है कैसी होती है, न्यूट्रिटिव होती हैं, यानी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेंट्रल सेल विद पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई के साथ होता है, प्रेजेंट इन द मिडिल, ये कहां होगा, बीच में होगा। हेंस एम्ब्रायोसाइक इज 7 सेल, एम्ब्रायोसाइक के अंदर 7 सेल होंगे और 8 न्यूक्लियस होगा। अभी हम काउंट भी करके देख लेते हैं। सिनर्जी सेल है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सिनर्जी सेल के अंदर क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं बच्चों, और इट गाइड द पोलन ट्यूब, ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है बच्चों, ठीक है ना, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करता है, ये हमने पहले भी समझ लिया है। अब यहाँ आपको मैच्योर एम्ब्रायोसाइक दिख रहा होगा देखो एंटीपोडल सेल दिख रहे हैं 3, पोलर न्यूक्लियाई बीच में दिख रहे हैं, और सेंट्रल सेल है आपको, एक सेल यहाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ क्या दिख रहा है, सिनर्जिड सेल दिख रहे हैं, और आपका फिलीफॉर्म एपरेटस दिख रहा है। तो सेल को हम काउंट कर लेते हैं, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, यानी 3 एंटीपोडल सेल हैं। सेंट्रल सेल कितनी है, 1 है। सिनर्जिड सेल कितनी है, 2 हैं, और एग सेल कितनी है, 1 है। तो टोटल कितने हो गए, 2 1 3 और 1 4 और 3 7, यानी 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियस काउंट करते हैं, 3 न्यूक्लियस, देखो 6 सेल है तो 6 न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, 7 सेल है तो 7 न्यूक्लियस तो होगा ही होगा बच्चों। अब देखो पोलर न्यूक्लियस, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, यानी 1 न्यूक्लियस क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक मैच्योर एम्ब्रायोसाइक कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज की क्लास जो है बच्चों यहीं पर खत्म होती है, आगे के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो अब जो है शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को जाने से पहले, और जो है अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज आती है, तो Zenfinity.official पर या t.me/Zenfinity टेलीग्राम पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बच्चों, सी यू सून।